बहुत नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग आदरणीय नानाजी देशमुख की जयंती पर उनको प्रणाम करने के लिए उपस्थित हैं। लोग उन्हें नानाजी देशमुख नाम से जानते हैं। उनका पूरा नाम था चंडिका दास अमृतराव देशमुख। चंडिका दास अमृतराव देशमुख का बचपन बहुत मुश्किलों में गुजरा। बचपन में उनके माता पिता उनसे बिछड़ गए। उनके मामा ने उनका पालन पोषण किया, लेकिन जल्दी ही वो मंदिरों में रहने लगे। मंदिरों में रहकर पढ़ाई करने लगे। पढ़ाई के लिए स्कूलों में फीस नहीं होती थी, किताब के लिए पैसे नहीं होते थे, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। और यह सब तब था जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संस्थापक हेडगेवार जी उनके रिश्तेदार हुआ करते थे। हेडगेवार जी ने ही उनको संघ से जोड़ा भी, लेकिन हेडगेवार जी बहुत जल्दी विदा हो गए। गोलवलकर जी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें उत्तर प्रदेश भेजा। उत्तर प्रदेश में क्या, गोरखपुर भेजा संघ का प्रचारक बनाकर। और गोरखपुर मेरा शहर है, मैं वहीं से आता हूँ, वही मेरी पैदाइश हुई। और संजोग ही है कि मेरे गांव से कुछ ही दूर, मतलब मैं समझता हूँ 10-12 किलोमीटर पर एक गांव है हाटा बाजार। नानाजी देशमुख ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शुरुआत गोरखपुर में हाटा बाजार से की, गांव से की। बाजार कहने के लिए बाजार भी है वहाँ, हालांकि कस्बा है छोटा सा। उन्होंने गोरखपुर शहर नहीं चुना, उन्होंने गांव चुना और गांव से शुरुआत की। और धीरे 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 वो बढ़ते गए। उनको रहने की जगह नहीं मिलती थी। जगह जगह धर्मशालाएँ होती नहीं थी। किसी न किसी घर में, किसी न किसी मंदिर में रहते थे। पैसे वैसे उनके पास तब भी नहीं होते थे। उपवास कर जाते थे कई बार। और अंततः एक जगह उन्होंने कहा कि बाबा राघव दास, उन दोनों पूर्वांचल में थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ रख सकता हूँ, लेकिन मेरा भोजन, वो भी बहुत बड़े समाज सेवी हैं बाबा राघव दास भी। बाबा राघव दास ने कहा कि हमारा भोजन तुम्हें बनाना होगा। नानाजी देशमुख ने स्वीकार कर लिया। नानाजी देशमुख बाबा राघव दास का भी भोजन बनाते थे, अपना भी भोजन बनाते थे। और एक रहने की शरणस्थली उनको मिल गई, वो बाबा राघव दास के साथ रहने लगे। बाबा राघव दास के नाम से ही आज गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज, वो पूर्वांचल के गांधी कहे जाते थे बाबा राघव दास। बाबा राघव दास भी गोरखपुर के रहने वाले नहीं थे, वो भी पश्चिम बंगाल से आए थे। और बहुत बड़े बड़े सामाजिक काम बाबा राघव दास ने गोरखपुर मंडल में किए हैं और पूर्वांचल में किए हैं। नानाजी देशमुख ने संघ को न सिर्फ केंद्रित किया, संघ को का गढ़ बनाया गोरखपुर को। और सिर्फ संघ का ही काम नहीं किया उन्होंने। नानाजी देशमुख ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कम लोग जानते हैं। आज देश भर में जो सरस्वती शिशु मंदिर दिखाई देते हैं ना आपको, नानाजी देशमुख ने सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना गोरखपुर में की थी। और ईसाई मिशनरियों के जो स्कूल हैं उनसे प्रतिद्वंदिता, उनको ख़त्म करने के लिए, उनकी मतलब उनका जो जहर है उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर की न सिर्फ स्थापना की, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना की और कहा कि बच्चों को हमें यह पढ़ाना चाहिए। और गोरखपुर से शुरू हुआ शिशु मंदिर, आज सरस्वती शिशु मंदिर आज देश भर में आपको देखा जाता है। बहुत सारे लोग उससे परेशान भी रहते हैं, बहुत सारे लोग उसका सुख उठाते हैं। बहुत सारे बच्चे वहाँ से पढ़ कर बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर पहुँचे हैं। फिर जल्दी ही नानाजी देशमुख लखनऊ आ गए। और लखनऊ में जब मुझे मालूम है कि पांचजन्य और स्वदेश जैसी पांचजन्य अखबार और स्वदेश जैसा डेली अखबार जब शुरू करने की बात हुई तो 3 लोग उसके कर्ता धर्ता बनाए गए। दीनदयाल उपाध्याय को मार्गदर्शन के लिए छोड़ा गया, अटल बिहारी वाजपेयी को संपादक बनाया गया और नानाजी देशमुख को उसका प्रबंध निदेशक बनाया गया, मतलब मैनेजमेंट का काम दिया गया। और पांचजन्य दिल्ली से शुरू हुआ, राष्ट्रधर्म लखनऊ से शुरू हुआ, स्वदेश भी लखनऊ से शुरू हुआ। और तीनों प्रकाशनों ने मतलब अद्भुत काम किया। उन दिनों एक लखनऊ में एक लेखक थे, बहुत बड़े लेखक हैं, यशपाल। यशपाल बहुत बड़े कॉमरेड भी, मतलब कैमिस्ट माने जाते थे और लेखक बहुत बड़े थे।
एक बार नानाजी देशमुख उनके पास गए और यशपाल जी से कहा कि आप पांचजन्य में लिखिए। तो उन्होंने कहा जो आरएसएस का पत्र और मैं कम्युनिस्ट, मैं कैसे उसमें छप सकता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आप लिखिए और आपका एक एक वाक्य एक एक शब्द छपेगा, कुछ भी काटा नहीं जाएगा, आप जो लिखेंगे जैसे लिखेंगे वैसे छपेगा। देखिए मतलब सौभाग्य की बात है कि यशपाल जी भी बड़े विचार के आदमी थे। उन्होंने पांचजन के लिए न सिर्फ लिखना शुरू किया, निरंतर लिखना शुरू किया और नानाजी देशमुख बिना उसमें काट छाट किए वो कहते थे आपका विचार छपेगा, आप दिक्कत क्या है। और यशपाल ने उसको स्वीकार कर लिया। और लेखक को यही होना चाहिए कि लेखक चाहे किसी भी विचारधारा का हो, किसी भी समर्थन का हो, कुछ नहीं लेना देना। लेखक लेखक होता है, वो लेखक कम्युनिस्ट और भाजपाई नहीं होता। लेखक लेखक होता है, उसकी बात आनी चाहिए। लेखक को, पत्रकार को सारे मंच इस्तेमाल करने चाहिए। अगर हमारे सारे राजनीतिक दल के लोग लोकसभा में एक छतरी के नीचे बैठ सकते हैं, विधानसभाओं में बैठ सकते हैं, सारे तमाम सारी मतभेद रहते हैं, तमाम सारी वैचारिक प्रतिबद्धताएँ रहती हैं, बावजूद एक साथ बैठते हैं ना और एक मंच का इस्तेमाल करते हैं ना, एक ही जनता से वोट मांगते हैं ना। ये थोड़े कहते हैं जो आरएसएस को हो तो आरएसएस को, या भाजपा को वोट देना, या कम्युनिस्ट हो तो ही कम्युनिस्ट को वोट देना, ये तो नहीं होता। आप जैसे सारी जनता से अपने लिए वोट मांगते हैं, सारी जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद में बैठते हैं आप, और वहाँ एक साथ बैठ के विचार विमर्श करते हैं। लेखकों और पत्रकारों को भी ये काम करना चाहिए। यशपाल जी ने ये काम किया और नानाजी देशमुख ने उनको राह दिखाई। और नानाजी देशमुख एक नहीं अनेक काम किए। सोचिए लखनऊ में एक मुख्यमंत्री हुए हैं, चंद्रभान गुप्त, लखनऊ के ही रहने वाले थे और बहुत यशस्वी राजनीतिक हुए। उनको कई बार नानाजी देशमुख ने अपनी संगठन क्षमता के आधार पर उनको हरवाया, कई बार हराया। ये जो नानाजी देशमुख नाम पड़ा ना, चंद्रभान गुप्त उनको नाना कहते थे, वहीं से फिर वो नानाजी देशमुख हो गए। और सोचिए जब इमरजेंसी आई, अच्छा फिर वो बाद में, अभी इमरजेंसी की बात बाद में करते हैं। जनसंघ बना जब, तो जनसंघ में भी नानाजी देशमुख शामिल हुए, उनको संगठन का ही काम दिया गया। और पहली बार वो दीनदयाल उपाध्याय जी से आगरा में मिले एक सम्मेलन में, और फिर दीनदयाल उपाध्याय जी के बहुत करीब हो गए। और दीनदयाल उपाध्याय का कामधाम मतलब उनकी ट्यूनिंग आपसी बहुत अच्छी थी। और दोनों ही, दीनदयाल उपाध्याय के साथ ये था कि वैचारिक दृष्टि थी, नानाजी देशमुख के साथ ये था कि संगठन के बहुत अच्छे मतलब कार्यकर्ता थे। संगठन को मतलब संगठन उनकी कोई मिसाल नहीं है संगठन बनाने में। उन्होंने आरएसएस में भी संगठन बनाने में बेमिसाल काम किए और जनसंघ में भी। और जब जनता इमरजेंसी तब नहीं लगी थी, जेपी मूवमेंट शुरू हुआ था, और उसमें भी नानाजी देशमुख ने बढ़ चढ़कर मतलब हिस्सा लिया। और कहते ना उत्तर प्रदेश लखनऊ में उन्होंने संगठन का ऐसा काम किया। चंद्रभान गुप्ता बहुत मतलब जमीन से जुड़े नेता थे, उनको 2 बार हराया और चंद्रभान गुप्ता उनका बहुत आदर करते थे। और नानाजी देशमुख की ही देन थी कि उत्तर प्रदेश में पहली संविध सरकार, जिसमें चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री बने थे। चौधरी चरण सिंह से भी बहुत अच्छे रिश्ते थे नानाजी देशमुख के, और उसमें जनसंघ भी शामिल हुई। 2 बार संविध सरकार बनी, हर बार जनसंघ शामिल हुई। लोहिया से भी, लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय का भी मिलन नानाजी देशमुख से ही कराया, बहुत कम लोग जानते हैं। और फिर वो समाजवादियों और भाजपाइयों का एक संबंध बाद में दिखाई दिया, वो लोहिया जी की वजह से दिखाई दिया। लोहिया जी भी भारतीय संस्कृति की बात करते थे और जनसंघ वाले भी लोग भी बात करते थे। और जब इमरजेंसी के पहले जेपी मूवमेंट शुरू हुआ तो नानाजी देशमुख सारी वैचारिकता और तमाम सारी मुश्किलें छोड़कर वो जेपी के साथ सीना तान कर खड़े हो गए। मुझे एक फ़ोटो नहीं भूलती, इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी, मैं तो उन दिनों विद्यार्थी था, और पुलिस जेपी की पर लाठियाँ बरसा रही और नानाजी देशमुख उनके ऊपर पेट के बल नहीं, पीठ के बल भी क्या, पैर और हाथ रोक के उनके ऊपर जयप्रकाश नारायण के ऊपर लेट गए हैं। जयप्रकाश नारायण गिर गए थे और जैसे ढाल बन गए थे नानाजी देशमुख, और पुलिस उनकी सीने पर लाठियां बरसा रही थी, लेकिन जेपी पर एक लाठी नहीं पड़ने दी नानाजी देशमुख को। उनकी बहुत चोट लगी नानाजी देशमुख, उनका हाथ टूट गया। लेकिन वो फोटो जो 4 कॉलम में छपी थी इंडियन एक्सप्रेस में, आज भी मेरी आंखों में उसी तरह वो फोटो बसी हुई है। तो नानाजी देशमुख देह से मतलब बड़ी सुगठित देह के मालिक थे, और वो लाठियाँ जिस तरह से बरस रही थी, एक साथ एक लाठी नहीं कई लाठियाँ उनके सीने पर दिखाई देती उस फोटो में।
और उसको ढाल की तरह, जेपी को तो एक लाठी भी, जेपी बहुत कमज़ोर थे, बीमार थे, एक लाठी भी अगर उनको पड़ गई होती पुलिस की तो तय मानिए जेपी उसी वक्त स्वर्गवास उनका हो गया होता। लेकिन नानाजी देशमुख ने उनको न सिर्फ बचाया, जीवन बचाया, बल्कि उनको कहीं क्षति नहीं होने दी, अपने भले हाथ तोड़ दिया, अपने सीने पर प्रहार ले लिया, सब कुछ कर दिया। और सोचिए फिर बाद में जेपी के साथ वो जेल भी गए, और जेल में भी बहुत सारी बातें हुई हैं जेपी से उनकी। और बाद में जब इमरजेंसी ख़त्म हुई है तो जनता पार्टी बनी है, जनसंघ उसमें शामिल हो गया जनता पार्टी में। और फिर जब सरकार बनी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, तो नानाजी देशमुख को उद्योग मंत्री बनाने के लिए मोरारजी देसाई ने प्रस्ताव रखा, और नानाजी देशमुख ने हाथ जोड़कर उसको अस्वीकार कर दिया। उनका कि नहीं, अब मैं 60 साल का हो गया, राजनीति, सक्रिय राजनीति में मंत्री पद लेना मेरा काम नहीं है, मेरा काम सामाजिक काम करना है। और वो सामाजिक सरोकारों में लगे, और उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान की स्थापना की दिल्ली में, और उसके लिए काम करने लगे। बाद में 1979 में वो चित्रकूट आए। उसके पहले वो गोंडा गए, उत्तर प्रदेश के गोंडा में गए। उन्होंने जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती के नाम से प्रभावती ग्राम बनाया, और वहाँ बहुत सारे सामाजिक काम किए, बहुत सारे जो ग्रामीण जीवन जो कहते हैं ना, गांधी की कुटीर उद्योग से, गांव से हमारा विकास होगा, वहाँ से उन्होंने शुरू किया। और नाना देशमुख मतलब जानते थे गांव से ही हम सारी चीज़ें शुरू कर सकते हैं। फिर बाद में जब 1979 में वो चित्रकूट गए, तो फिर चित्रकूट में वो रह गए। चित्रकूट में राजा राम, भगवान राम 14 साल के वनवास में से 12 साल चित्रकूट में रहे। बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को, कि रामचंद्र, श्री रामचंद्र जो है वो चित्रकूट में, जिनको हम भगवान कहते हैं, चित्रकूट में 14 साल का वनवास उनको मिला था। 14 में से 12 साल वो चित्रकूट में रहे। और चित्रकूट एक समय बहुत पिछड़ा मतलब क्षेत्र माना जाता था। पठार है वहाँ, कुछ है ही नहीं है। मतलब वहाँ मैं बताऊँ कि नानाजी देशमुख चित्रकूट न गए होते, आदिवासियों का इलाका हो, चित्रकूट नानाजी देशमुख न गए होते, तो तय मानिए कि दंतेवाड़ा से बड़ा नक्सलाइट एरिया चित्रकूट हुआ होता। लेकिन नानाजी देशमुख, कह रहा हूँ कि वहाँ 12 साल जहाँ रहे राम, वहाँ 21 साल रहे हैं नानाजी देशमुख। वहीं उनका निधन हुआ, वो दिल्ली नहीं गए इलाज के लिए, वहीं अपना इलाज कराया, और वहीं मतलब बाद में 21 साल में चित्रकूट की सूरत बदल दी है नानाजी देशमुख ने। उन्होंने वहाँ ग्राम विश्वविद्यालय स्थापित किया, जिसके कुलाधिपति भी थे। और वो न सिर्फ कुलाधिपति बने, वहाँ मतलब निःशुल्क शिक्षा दीक्षा शुरू की उन्होंने। और जो चित्रकूट में उन्होंने रोजगार के लिए स्वरोजगार के कार्यक्रम शुरू किए हैं, लोगों को दुनिया भर की तमाम सारी चीज़ों से उन्होंने जोड़ा है। वहाँ एक सबसे बड़ा आयुर्वेदिक संस्थान उन्होंने बनाया है, और आयुर्वेदिक संस्थान बना के उन्होंने जो आयुर्वेद का जो बड़ा काम किया, उन्होंने 100 से अधिक नस्ल की गायें वहाँ रखी हैं, और जड़ी बूटियाँ, तमाम सारी चीज़ें जो उन्होंने जोड़ी हैं, और टाटा की मदद से उन्होंने ये काम किया है। टाटा की मदद से उन्होंने आयुर्वेद का एशिया का सबसे, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन तैयार किया आयुर्वेद का, और बहुत सारी तमाम सारे लोगों को वहाँ स्वरोजगार सिखाया है, लोगों को वहाँ। अब सोचिए चित्रकूट में उन्होंने सबसे बड़ा काम किया, वो वहाँ के गाँव को झगड़े से मुक्त करना। आदिवासियों का इलाका, झगड़े बहुत होते थे। उन्होंने इतना लोगों को प्रभावित किया कि लोग उनकी बातों में विश्वास करने लगे, कि उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुकदमा आप नहीं लड़ेंगे। मुकदमे में बहुत लोगों का समय व्यर्थ होता था, पैसा व्यर्थ होता था, लेकिन उन्होंने बिना मुकदमे के, मतलब बहुत सारे गांव वहाँ मुकदमा अब नहीं लड़ते, कोर्ट नहीं जाते, वो सीधे क्या कहते हैं कि आपस में मिल बैठकर वो बातें करते हैं और चीज़ों को निपटा देते हैं। और जब आपस में मिल बैठकर बातें तय होती हैं, तो उसमें लोगों का आपसी सद्भाव भी बढ़ता है,
अब मुझे ठीक गाँव की संख्या नहीं याद आ रही, लेकिन बहुत अधिकतम गाँवों में चित्रकूट में मुकदमे खत्म हैं। वहाँ अस्पताल है, वहाँ प्राइमरी से लेकर उच्चतर मतलब एमए तक तमाम और सारी पढ़ाइयाँ, मतलब यूनिवर्सिटी है तो सब सारी चीज़ें वहाँ पढ़ाई जाती हैं। और इतने सारे लोग हैं। मैं उनसे 1997 में चित्रकूट में जाकर मिला था, और तब वो काफ़ी वृद्ध हो गए थे, लेकिन वो सक्रिय मानसिक रूप से बहुत थे। और जब मानसिक रूप से आदमी सक्रिय रहता है तो कुछ भी कर सकता है। उन्होंने इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया। मैंने उनसे पूछा कि इसके लिए आप पैसा कहाँ से पाते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, फंडिंग की हमें कभी पैसे की ज़रूरत महसूस नहीं, लोग पैसा लेकर खुद खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि साहब आप ये पैसे लीजिए, जहाँ चाहिए इस्तेमाल कीजिए, जितना चाहिए इस्तेमाल कीजिए। बताने लगे नाना जी कि जितना भी पैसा मुझे ज़रूरत होती है मैं रख लेता हूँ, बाकी वापस लौटा देता हूँ कि नहीं अब इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है। और लगातार उन्होंने कहा एक से एक बड़े बड़े काम वहाँ किए हैं। चित्रकूट की दशा और दिशा दोनों बदल दिए उन्होंने। मैंने उनसे कई सारी बात, मैं 3-4 दिन लगातार उनसे मिलता रहा चित्रकूट में, और उनके साथ बैठ के मैंने खाना भी खाया। वो सोचिए वृद्ध हो गए थे, उठना बैठना उनका बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन ज़मीन पर बैठ के खाना खाते थे, अपना पत्थर वो खुद उठाते थे, अपनी गिलास खुद धोते थे। और मैंने उनसे कहा कि आप बैठ जाइए कुर्सी पे, कहीं मेज लगा, उन्होंने मैं कोई अलग थोड़े हूँ, मैं सबके साथ ही बैठूंगा। मतलब ये सरलता, ये निश्चलता आसान नहीं थी। मुझे मालूम था कि उस वक्त भाजपा के लोग उनसे मिलने नहीं जाते। मैंने उनसे पूछा कि लोग मिलने नहीं आते, तब जबकि उत्तर प्रदेश में भी उस वक्त भाजपा और बसपा की मिली जुली सरकार थी। मैंने कहा आपसे लोग मिलने क्यों नहीं आते? उनका ना उनकी मर्जी है, लेकिन जो आता है उसका मैं स्वागत करता हूँ, जो नहीं आता उसको मैं भूल जाता हूँ। हमने कहा तकलीफ़ नहीं होती? बोले नहीं, बिल्कुल तकलीफ़ नहीं होती। फिर मैंने उनके यहाँ फ़ोटो वोटो भी कुछ देखे। सोचिए कि मुलायम सिंह यादव जैसे लोग, चंद्रशेखर जैसे लोग उनसे मिलने जाते थे, और न सिर्फ मिलने जाते थे, वो कहते थे कि नाना जी हमारे यहाँ भी काम कीजिए। चंद्रशेखर जी से कहते थे हमारे यहाँ बलिया में चलिए, मुलायम कहते थे हमारे इटावा में चलिए और हमारे लिए काम कीजिए, फंडिंग की दिक्कत नहीं होने देंगे आपको। तो हमने कहा जाना चाहिए आपको। उन्होंने कहा नहीं, जाना तो चाहिए, मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब वृद्ध हो गया हूँ, चीज़ों को संभाल नहीं सकता, और ईमानदार लोगों की टीम बना पाना अब बड़ा मुश्किल काम है। उनका एक भी दाग कहीं लग जाएगा तो मैं तो मर जाऊँगा। उनका मैं नहीं चाहता कि मुझ पर कोई दाग लगाए और मैं खाली यहाँ से बैठ के संचालित करता रहूँ, ये संभव नहीं है। उनका यही काम मैं पूरा कर लूँ, इसी को ले जाऊँ अंत तक, यही बहुत बड़ी बात है। ये आसान नहीं होता। लोग सोचते हैं कि कहाँ से क्या कर लें। ये नानाजी देशमुख अपनी उम्र की सीमा जानते थे, अपने काम की सीमा जानते थे। और मैं बताऊँ नानाजी देशमुख जैसे लोग अगर 10-20 लोग भी हो जाए ना देश में, तो भारत की तस्वीर बदल जाएगी। भारत की तस्वीर बदल जाएगी। न सिर्फ भारत की तस्वीर, भारत के समाज की तस्वीर बदल जाएगी। झगड़े खत्म हो जाएंगे, लोगों के आपसी विवाद खत्म हो जाएंगे। वो इतना, मतलब मैं कहूँ कि इतना निर्मल ढंग से, इतने सदा सहता के साथ लोगों को सुनते थे, समझते थे और निर्णय देते थे। कोई उस पर विवाद नहीं होता था, कहीं कुछ नहीं होता था। सोचिए कि अगर उनको जीवित रहते भारत रत्न दिया गया होता तो क्या बात होती। वो सचमुच है हमारे भारत रत्न। बहुत सारी बातें उनसे मैंने लगातार की और लगातार। अच्छा, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरे पास समय नहीं है, ऐसे नहीं। बहुत हुआ तो उन्होंने कहा अच्छा फला समय आइए तो हम बात करेंगे। अब मैंने जब उनको बताया कि मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, लखनऊ में रहता हूँ, तो एक होता ना, एक जो उनके अपने पुराने संघर्ष के दिन याद आ गया, अपने काम के दिन आ गया, तो मुझे बड़ा स्नेह करने लगे गोरखपुर का जान के, लखनऊ में रहता हूँ ये जान के। और होता ना कि एक मिट्टी से जुड़ाव होता है, तो नानाजी देशमुख उस मिट्टी के जुड़ाव के नाते वो पुरानी पुरानी चीज़ों के बारे में, पुरानी जगहों के बारे में बात करते थे, वो अब कैसे है, वो अब कैसे है। और जितनी मुझे जानकारी होती थी मैं बताता था। और वो मैंने देखा कि बताने से ज़्यादा जानना चाहते थे लोगों के बारे में। लोगों, मतलब वो लोगों का जीवन बदलने के लिए आप अगर किसी को नहीं जानेंगे तो समाज को कैसे बदलेंगे। तो नानाजी देशमुख ये, मैंने बल्कि कई व्यक्तित्वों से, कई पर्सनालिटी से इंटरव्यूज किए हैं, और 3 ऐसे कुंवारों से मैंने पूछा है कि आपने विवाह नहीं किया तो उसका कुछ आपको लगता है कि गलती की या ठीक किया भी है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी से भी मैंने पूछा, लता मंगेशकर से भी मैंने पूछा, और नानाजी देशमुख से भी मैंने पूछा। ये तीनों से एक सवाल मैंने पूछा कि आपको लगता है कि विवाह न करके आपने गलती की या ठीक किया। एक लता मंगेशकर सिर्फ ऐसी मिली मुझे जो कहती रही नहीं,
विवाह मेरे भाग्य में नहीं था, ये है वो, विवाह न करके मैं बिल्कुल पछताती नहीं हूँ। और उनको विवाह न करने का कोई मलाल नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी से भी मैंने पूछा था। वो कवि आदमी थे, कविता में बात करने लगे और बार बार चीज़ों को घुमाते नहीं। फिर माना उन्होंने कि ये तो ठग्गू के लड्डू हैं, जो खाए वो भी पछताए, जो न खाए वो भी पछताए। लेकिन अंततः उन्होंने माना कि हाँ, विवाह न करके उन्होंने गलती की। विवाह करते तो बड़ी मुश्किल होती, विवाह कर लेते तो ज़्यादा आसान होता जीवन, और बहुत सारी चीज़ें और मुश्किलें अब जो होती हैं वो नहीं उठानी पड़ती। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी में घुमा फिरा के बात की। लेकिन नाना देशमुख ने साफ कहा कि हाँ, विवाह न करके हमने गलती की। बहुत साफ कहा उन्होंने कि विवाह न करके गलती की, और विवाह अगर की होता तो हमारा जीवन कुछ और बेहतर होता, हम समाज के लिए कुछ और बेहतर ढंग से कर पाते। लेकिन उनका कहना था जो हो गया, उसमें अब आगे सोचने का विवाह की कोई गुंजाइश नहीं। अब आगे उसमें सोचना और उससे बात करना, उसका कोई मतलब नहीं, वो बात निकल गई है। और लेकिन वो बार बार उन्होंने स्वीकार किया कि विवाह न करके हमने गलती की, और विवाह करते तो ज़्यादा पॉजिटिव होती जीवन में, ये सही था। जबकि नाना देशमुख के जीवन को जब मैं पढ़ता हूँ, जब सुनता हूँ, जब उनको देखता हूँ, तो इतना पॉजिटिव व्यक्ति, इतना सकारात्मक व्यक्ति मुझे राजनीतिक जीवन में या सामाजिक जीवन में, मुझे व्यक्तिगत जीवन में तो कोई नहीं मिला, कोई दूसरा नहीं मिला। बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात होती रही है, बात होती रही है। बहुत सारे विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के लोग मुझसे मिलते रहे हैं, मैं मिलता रहा हूँ। और हर तरह के लोग, मैं तो संतरी से लेकर प्रधानमंत्री तक मिलता रहा हूँ। लेकिन सामाजिक जीवन में भी, राजनीतिक जीवन में भी, फिल्मी दुनिया में भी, और तमाम सारी हलकों में, अपराधियों से, तमाम सारे लोगों से मतलब मेरा साबका पड़ता रहा है। लेकिन इतनी निश्चलता, इतनी साफगोई, इतनी स्पष्टता के साथ बोलते मैंने लोगों को नहीं देखा जितना नाना देशमुख। और उनको कुछ बोलने में समय नहीं लगता तो खर्च, क्योंकि जो उनके दिल में था वही जुबान पे था। वो कभी इधर उधर मतलब सोच समझ के डिप्लोमेटिक जवाब नहीं देते थे। एक बार क्या हुआ कि दिल्ली में थे उन दिनों, जेपी शताब्दी मनाई जा रही थी। तमाम लोग कह रहे थे कि ये नाना जी तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, चित्रकूट में है, ये है, कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, उनके पास इतने सारे संसाधन हैं, उनको भी करना चाहिए। गांधी समिति के लोग भी कह रहे थे कि ये लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे, नाना, खासकर नाना जी पर लोग बार। तो नाना जी से मैंने पूछा भाई कि उन दिनों मैं दिल्ली में ही था इत्तेफाक से, तो मैंने उनसे, वो दीनदयाल संस्थान के गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे, मैंने उनसे पूछा कि लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं और आप क्यों नहीं। उन्होंने कहा देखिए, मुझे जेपी के लिए जो करना है मैं कर रहा हूँ, मुझे उसका बैंड नहीं बजाना, बाजा नहीं बजाना, मुझे उसका प्रचार नहीं करना है। और जेपी के लिए मैंने लाठियाँ खाई हैं, जेपी के लिए मैंने ये किया है, वो किया। और ये सही कह रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे उसका गुणगान करके नहीं करना, मुझे जो जेपी के लिए करना है वो मैं कर रहा हूँ, मुझे जो चाहे जो लोग कहें उससे कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और बिल्कुल ठीक कह रहे थे। जेपी के लिए जितना काम, जेपी के लिए या गांधी के मूल्यों के लिए जो काम नाना देशमुख ने जनसंघ में रहते हुए, भाजपा में रहते हुए जो काम किया उन्होंने, ये बहुत कठिन काम है। नाना जी देशमुख सचमुच भारत रत्न थे। उनको सोचिए कि जब अटल बिहारी वाजपेयी ने राज्यसभा में नामित किया तो उस वक्त हल्ला हुआ, जनसंघी जनसंघी, अरे क्या संघी संघी। नाना देशमुख का नाखून छू के भी तो देखिए कभी। नाखून छूना भी नाना जी देशमुख का बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। तो सोचिए, जो आदमी उठ बैठ ना पाता हो फिर भी अपना पत्थर उठा के फेंकता हो भोजन करके, और बिल्कुल साधारण जीवन व्यतीत करता हो। जो चित्रकूट में उनका जो काम है, जो उनका चाहते तो बड़े ऐश्वर्य के साथ रह सकते थे। छोटे छोटे स्कूलों के लोग कैसे रहते हैं देखिए ना। और वो तो एमपी भी रहे, बलरामपुर से एमपी का चुनाव लड़ा था उन्होंने। और इतने सारे काम उनके हैं, इतने सारे संगठन में, इतनी सारी सरकारें बनाई और बिगाड़ी उन्होंने। कम लोग जानते हैं, क्योंकि वो पर्दे के पीछे से काम करने वाले थे। जो जानते हो नाना जी देशमुख को जानते हैं। कितने सत्ता का, अरे लोग मंत्री बनने के लिए नाक रगड़ देते हैं, और वो कह रहे थे नहीं अब मुझे मंत्री नहीं बनना। सोचिए ये आसान था क्या। वो भी जनता पार्टी में जब तमाम सिर फुटोवर हो रही थी कि मैं ये मैं वो, और सीधे उद्योग मंत्री बना रहे थे मुराद देसाई को, कहिए आप उद्योग मंत्रालय संभालिए। उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं 60 वर्ष का हो गया, मुझे उद्योग मंत्रालय या कोई मंत्रालय नहीं चाहिए। ये आसान नहीं, बहुत मनाया लोगों ने, लेकिन वो नहीं माने और चुपचाप सामाजिक सेवा में लगे रहे, और बिना किसी शोर शराबे के। वो ये नहीं कि लोग कहते हैं ना, उंगली नाखून कटा के लोग शहीद बन जाते हैं। नाना देशमुख कभी किसी अखबार वालों को बुला के इंटरव्यू नहीं करवाते थे, कहीं ये नहीं करते थे कि हमारे बारे में छप जाए, वो छप जाए, ये छप जाए, कुछ नहीं। लोग जान जाए, कहीं कुछ नहीं, जिसको जाना हो जाए, जिसको न जाना हो न जाए। वो निस्वार्थ भाव से, बिल्कुल निष्काम भाव से। मैंने उनसे पूछा कि चित्रकूट ही क्यों चुना आपने। तो उनका देखिए,
हम बनवासी राम के प्रताप को जानते हैं। बनवासी राम प्रतापी थे, राजा राम प्रतापी नहीं थे। इसलिए हमने वनवास को ही चुना, उनके चित्रकूट को चुना समाज सेवा के लिए। क्योंकि राजा राम को तो लोग गालियाँ दे सकते हैं, लेकिन बनवासी राम पर एक दाग नहीं है। मैंने उनसे कहा था कि आपको नहीं लगता कि सरकार में रहकर आप ये सब काम ज़्यादा आसानी से कर सकते थे, और ज़्यादा आपको संसाधन मिलते, ज़्यादा वहाँ नीतियाँ बनाते, तमाम से उनका नीतियाँ हम कम बनाते, काम हम कम करते, दाग हम पर ज़्यादा लगते। सरकार में रहकर यह काम नहीं हो सकता जो काम मैं कर रहा हूँ। ये सरकार का काम नहीं है, ये समाज का काम है। और सरकार में रह के सिर्फ दाग मिलता है, काम नहीं होता, और अपने हाथ में कुछ चीज़ें होती नहीं हैं। यहाँ सारी चीज़ें हमारे हाथ में, जैसे चाहे जहाँ जिसको चाहे इस्तेमाल करें। सरकार में तो ब्यूरोक्रेसी बैठी है, तमाम सारी और चीज़ें बैठी हैं, हम क्या कर लेते हैं उसको। सरकार हमारे हाथ में नहीं होती है, सरकार में तमाम सारी जवाबदेही होती है। उनका यहाँ जवाबदेही सिर्फ मेरी समाज के प्रति है और मेरी अपने प्रति मैं कर क्या रहा हूँ। तो ये सोचिए कि लोग एक ग्राम प्रधानी के लिए क्या क्या कर डालते हैं, और वो आदमी उद्योग मंत्रालय का पद स्वीकार नहीं करता। इतना ही नहीं, वो उनके पास लोग पैसा ले लेके पहुँचते थे, तमाम सारे उद्योगपति, तमाम सारे राजनीतिक कि साहब ये पैसा लिए, ये काम कीजिए। और वो लोग तो कहते हैं पैसा कम पड़ जा रहा, वो कहते थे नहीं मुझे पैसा बच गया, ये ले जाइए वापस, अब हमें नहीं चाहिए। और उन कार्यकर्ता भी अपने काम के, जाहिर है कि अकेले दम पर ये सारे काम नहीं होते सामाजिक काम, वो कार्यकर्ता भी बहुत कड़ी परीक्षा के बाद चुनते थे कि कौन हमारे साथ काम कर सकता है, कौन ईमानदारी से रह सकता है। अच्छा, कार्यकर्ताओं को निस्वार्थ, मतलब ऐसा नहीं वेतन देते थे, वो कम वेतन देते थे, सुविधाएं कम देते थे, लेकिन अच्छा कोशिश वो करते थे, जैसे मान लीजिए कोई पढ़ाने गया है, कहाँ कोई और कोई काम करने गया, तो वो कोशिश ये करते थे पति पत्नी दोनों साथ आए, तो परिवार भी उनका चलता रहे और काम भी चलता रहे। ये नहीं कि भाग के उधर ऐसा नहीं। तो लोगों का पारिवारिक और सामाजिक जीवन भी समझते थे, तो उनको उस तरह की वहाँ रहने की तमाम सारी और चीज़ें, उनकी जो मूलभूत जरूरतें थे वो पूरी करते थे। जब ये नहीं था कि लाखों का पैकेज दे दें और ऐसे आइए और वैसे जाइए, ऐसा नहीं करते थे। तब जब क्योंकि सब कुछ निःशुल्क है, और वहाँ रोजगार के और शिक्षा के इतने बड़े बड़े काम किए हैं आदिवासी क्षेत्र में नानाजी देशमुख ने, कि वहीं के लोग उनको मतलब देवता की तरह, जब मैं गया था तो लोग उनको बिल्कुल देवता, तमाम सारे नक्सलाइट मूवमेंट के लोग भी वहाँ भीतर भीतर काम कर रहे थे। ददुआ जैसा डाकू वहाँ काम कर रहा था। ये ददुआ की कभी हिम्मत नहीं हुई कि तमाम लोगों से मिलता था, ददुआ की कभी हिम्मत नहीं हुई कि नानाजी देशमुख से जाके कभी मिले, या उनकी जैसे उसकी एक आदत थी रॉबिन हुड बनने की, या तमाम जैसे पुराने डाकू होते थे वो मंदिर और सामाजिक कामों में भी पैसे देते थे। ने ददुआ की हिम्मत नहीं हुई कि नानाजी देशमुख से जाके एक बार मिले और उनसे कहे कि हम भी आपको कुछ मदद करना चाहते हैं। मैं ददुआ से भी मिला था, उससे मैंने पूछा था कि नानाजी देशमुख इतना बड़ा काम करे, वो हाथ जोड़ के बैठ गया, बोला मेरी उनसे मिलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो मुझे स्वीकार शायद नहीं करें, क्योंकि वो गलत पैसा नहीं लेते हैं। तो हमने कहा कुछ मदद करनी चाहिए आपको। वहाँ भी जैसे सामाजिक, ददुआ भी अपने को सामाजिक कार्यकर्ता बताता था, डाकू तो था ही, अपहरण उसका मुख्य काम था। वो जानता नहीं नाना देशमुख उसको अपने पास फटकने नहीं देंगे। अच्छा, नानाजी देशमुख वहाँ बिना किसी सुरक्षा के रहते थे। जो चित्रकूट इलाका था उस वक्त ददुआ के आतंक से बिल्कुल, मैं जब लखनऊ से कानपुर गया और कानपुर से रात में चित्रकूट जाने की तैयारी की, तो कानपुर में हमारे साथियों ने हमको बताया कि नहीं रात में तो मत जाइए। हमने कहा अच्छा रहेगा, रात में पहुँच जाएंगे और सुबह जाके काम करेंगे वहाँ। एक्चुअली मैं दूसरी रिपोर्ट के लिए गया था, वहाँ उन दिनों अवैध संबंधों की आग में बहुत जल रहा था चित्रकूट, जो पाठा कहते हैं, पाठा क्षेत्र है। तो तमाम सारी घटनाएं ऐसी हुई थी कि लोग आदिवासियों की स्त्रियों को अपने घरों में रखैल बना कर रख लेते थे, उनसे बच्चा पैदा कर लेते थे, उनसे तमाम काम लेते थे, और एक शोषण का, एक दैहिक शोषण का एक लंबा मतलब सिलसिला सा चल पड़ा था। और बहुत सारे मतलब चुनौतियाँ पेश आने लगी थी। बहुत सारी स्त्रियों ने अपने वहाँ जमींदारों को चुनौतियाँ दे रखी थी। उस रिपोर्ट के लिए मैं गया था। उसी रिपोर्ट के करते करते मैंने समय निकाल के मैंने नानाजी देशमुख से भी मिलना शुरू किया, और उनसे बात, और फिर मैं नानाजी देशमुख से ज़्यादा मिलने गया क्योंकि उनका काम इतना बड़ा था और उनको काम को समझना बहुत मुश्किल काम था। तो और उसी सिलसिले में मैं ददुआ से भी मिला, और ददुआ से मिलना आसान नहीं था। तमाम जगहों पर पैदल पैदल रात में जाना पड़ा, और कई रास्ते बदलने पड़े, कई साथी बदलने पड़े, तब जाकर थोड़ी देर के लिए मिला। और बहुत सारी जांच और इंक्वायरी और ये वो, दो एक जगह अपमानित भी होना पड़ा। उनके लोगों ने इस तरह से तलाशी ली, ऐसी ऐसी बातें कही कि क्या बताया जाए। खैर वो अलग प्रसंग है। लेकिन नानाजी देशमुख से कह रहा हूँ, ददुआ जैसा जो डाकू था उस इलाके का, दुर्दांत डाकू, जो अपहरण का मतलब सरगना था, बाद में मारा गया, वो भी बात दूसरी है। तो उस वक्त उसका आतंक बहुत था। तो लोगों ने हमसे कहा कानपुर में कि आप रात में मत जाइए,
अगर रात में आप जाएंगे तो प्राण आपके बचने मुश्किल है। हमने कहा हमारे पास कोई पैसा वैसा तो है नहीं, क्या लूट लेगा हमसे। उसने कहा कि नहीं कुछ नहीं, वो आपका अपहरण कर लेगा, जो भी वो कर सकता है कर सकता है। तो मैं रात में नहीं गया, फिर दिन में गया। सोचिए रात चलना उस सड़क पर मुश्किल था। और नाना देशमुख ऐसे इलाके में रहते थे और बहुत सारा पैसा उनके पास होता था जो जो पति उन्हें दे गए होते थे सामाजिक कामों को करने के लिए। कहता हूँ जब वहाँ टाटा रिसर्च आयुर्वेदिक सेंटर मैंने देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। इतना बड़ा परिसर, 100 से अधिक देसी गायें, यहाँ तक कि लाहौरी गायें भी थी, इतनी जड़ी बूटियाँ, इतने सारे लोग और इतनी सारी व्यवस्थाएं। मतलब आयुर्वेदिक का, आयुर्वेद पे इतना सारा, इतना बड़ा काम मैं नहीं समझता कि कोई और कर रहा होगा। अभी तमाम सारे व्यवसायी आयुर्वेद उतर आए हैं, तमाम सारे आबा बाबा उतर आए हैं, वह काम किसी के पास नहीं है। गाय जो होता है ना, गाय हम लोग को उसको गोधन कहते हैं हम लोग अपने गाँव में। गाय की किस तरह रक्षा की जाए, गाय को किस तरह से जानते हैं। हमारे आयुर्वेद में पंचगव्य की एक तरह से मतलब एक अवधारणा है कि गाय का दूध, गाय की दही, गाय का घी, गाय का गोबर, गाय का मूत्र। आप मजाक उड़ा लिए गोमूत्र गोमूत्र करके, लेकिन औषधि है। अभी देखिए बहुत पुरानी बात नहीं, आजकल फडणवीस कांग्रेस के नेता हैं, मंत्री उनकी भी रहे हैं, क्रिश्चियन हैं। राज्यसभा में उन्होंने भाषण दिया और कहा कि कैंसर से जूझ रहे थे और गोमूत्र से कैंसर उनका ठीक हो गया। अब वो तो क्रिश्चियन है, वो कोई संघी नहीं है, वो कोई भाजपाई नहीं है, वो कोई संत नहीं है, वो कोई हिंदुत्ववादी नहीं है। और बहुत द्रवित होकर वो भाषण दिया उन्होंने। आप कभी भाषण में उनका वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पे, आप कभी सुनिए वो भाषण कि कितना सम्मान से तो कहना साहब कि गोमूत्र से, एक जगह का नाम लेते हैं मैं भूल रहा हूँ, और वहाँ रह के गोमूत्र का सेवन करके उन्होंने अपना कैंसर ठीक किया। तो नानाजी देशमुख जानते हैं, जगह जगह से दूर दूर से जड़ी बूटियाँ लाई उन्होंने, और वहाँ उसको एक माहौल दिया है कि उन जड़ी बूटियों को कैसे संरक्षित किया जाए। मैं गर्मियों का दिन था, उन मई जून का महीना था मुझे जहाँ तक याद है, आम वाम का मौसम था। वहाँ अचार कैसे बनाया जाता है वो वहाँ आदिवासियों को सिखा रहे थे। अचार बनाओ और ऐसे उसको पैक करो, और ऐसे उसको मार्केटिंग का भी वो ट्रेनिंग दे रहे थे, अचार बनाने की ट्रेनिंग, मार्केटिंग की ट्रेनिंग। वो कहते थे मैं रोज़गार किसी को नहीं दे सकता, लेकिन रोज़गार कैसे किया जा सकता है ये मैं बता सकता हूँ। और उसके लिए उन्होंने तमाम सारे कार्यकर्ता रख रखे थे जो रोज़गार मतलब, और सिर्फ आम का अचार ही नहीं, तमाम सारी चीज़ें जो वहाँ उपलब्ध हो सकती थी उनके ही जीवन से। ये नहीं कि आप बाहर से कुछ मंगा रहे हैं कच्चा माल और फिर ये कर रहे हैं, फिर कुछ नहीं। और वहीं वहाँ पठार में पानी नहीं होता है, मीलों मील चले जाइए आप, पानी मिलना मुश्किल होता है। तो वहाँ पठार में भी खेती कैसे की जा सकती, इस पर वो बात करते थे। और जो सबसे बड़ी सामाजिक विषमता है उसको दूर करने के लिए उन्होंने चित्रकूट में काम किया ना, कारण अगर न होते नानाजी देशमुख ना तो उत्तर प्रदेश दंतेवाड़ा से बड़ा चित्रकूट में नक्सलाइट मूवमेंट देखता, और जाने कितने लोग मारे गए होते, जाने खून की नदियाँ बह गई। चित्रकूट में शोषण का, गरीबी का, अभाव का मतलब एक ऐसा मंजर था। अब तो बहुत कुछ ठीक हो गया, बहुत सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं क्योंकि नाना जी थे वहाँ पे, नाना जी ऐसे ऋषि थे। अगर नाना जी, मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, नाना जी ऐसे ऋषि अगर देश में 10-20 भी हो जाए ना। सोचिए अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, उनके पास जाते थे, बताओ राष्ट्रपति गए उनके पास और उनसे मिलते थे। जाने कौन कौन से लोग, वो खुद बताते थे, मैंने फोटो भी देखी उनकी, चंद्रशेखर जी, मुलायम सिंह यादव, तमाम सारे लोग पहुँचते रहे उनके पास, नारायण दत्त तिवारी। मतलब वो पार्टी के आदमी नहीं थे, वो ये नहीं कि वो जनसंघ से आए थे या संघ से आए थे तो उनसे नहीं मिलना। सब लोग खुले दिल से जाते थे और उनका स्वागत करके आते थे, उनकी तारीफ करके आते, उनकी प्रशंसा। मुझे मतलब बहुत सारे लोग ऐसे बहुत मिले हैं लोग नाना देशमुख से नफरत करने वाले भी लोग हैं, क्योंकि हमारे देश में नफरत करने वालों की एक वंशवेल है जो हर किसी से अगर आपके विचारों से सहमत नहीं है तो आपसे नफरत करेंगे, आपके लिए जहर घोलेंगे, आपसे आपके लिए तमाम सारे मतलब अफवाहें फैलाएंगे, दुष्चक्र करेंगे, तमाम सारे चक्रव्यूह रचेंगे कि आपको कैसे बदनाम किया जा सके। जैसे मैंने कहीं पढ़ा, एक मूर्ख पत्रकार था, उसमें वो कहता था नाना, नाना जी क्यों कहें, उनका इसका नाम तो नाना है, नाना वो कहता था नाना फडणवीस है, जबकि ऐसा नहीं था, उनका नाम ही नहीं नाना था, ना फडणवीस था, कोई मतलब नहीं था उनका नाना जी, इसने जी अपने आप अपने मन से लगा दिया। इस तरह की बातें उन्होंने लिखी हैं, कैसे उसको बर्दाश्त किया जा सकता है। नाना जी का नाम तो चंद्रिका प्रसाद अमृतराव देशमुख है,
और नाना जी के जो चंद्रभान गुप्ता उनको प्यार से नाना नाना कहने लगे और फिर वो नाना जी हो गए। अच्छा, नाना को या बाबा जी या नाना जी कहने की हमारे यहाँ परंपरा है, और वो नाना जी देशमुख हो गए, उसी नाम से जाने जाने लगे। और ये बहुत पुरानी बात है, तो आज की बात तो है नहीं। तो विरोधी भी एक दूसरे का कितना सम्मान करते थे। आप सोचिए ना कि दीनदयाल उपाध्याय को कभी याद करिए आप, उनके एकात्म मानववाद को याद करिए आप, और जो चीज़ें जिस तरह से रखी हुई हैं वो आसान नहीं है। वो जो एक अवधारणा राजनीति में चली ना आजकल, राजनीतिक लोगों सिर्फ भाषण में कहते हैं कि कतार के आखिरी आदमी तक हर चीज़ पहुँचती थी। ये दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद है, वो उनकी दृष्टि है कि कतार के आखिरी आदमी तक सारी चीज़ें पहुँचे। ये दीनदयाल उपाध्याय की सोच है, उनकी दृष्टि है। और उसको बाद में लोगों ने राजनीतिक औजार बना लिया, लेकिन उसको व्यवहार के स्तर पर, कर्म के स्तर पर नहीं उतारा। अगर उतारा होता, ये बात गांधी भी कहते थे, और गांधी और दीनदयाल उपाध्याय का देखें तो बहुत सारी चीज़ें उनकी मिलती हैं। वो भी ग्राम उद्योग की बात करते हैं, वो भी कुटीर उद्योग की बात करते हैं, दोनों बात करते हैं। और दोनों के जीवन में तमाम सारी सरलताएँ हैं, तमाम सारी। गांधी के जीवन में बहुत सारे अंतर विरोध भी हैं, बहुत सारी उनकी मतलब आलोचना भी होती है। दीनदयाल उपाध्याय के यहाँ तो कोई अंतर विरोध है नहीं, कहीं कुछ है ही नहीं। उनका जीवन इतना सरल सादा है, दही भात वाला, कि आप क्या कर सकते हैं। एक व्यक्तिगत आलोचना आप नहीं कर सकते उनकी, दीनदयाल उपाध्याय की या नाना जी देशमुख की। एक एक मतलब कह रहा हूँ, रत्ती भर भी कोई आरोप नहीं लगा सकता है कि ये दाग है। कोई दाग नहीं है, कुछ नहीं, ना दीनदयाल उपाध्याय के ना नाना देशमुख। एक आप उनकी सिर्फ संगी था ये कह के आप माखौल उड़ा सकते हैं। उनके व्यक्ति के जीवन पर कोई आक्षेप, एक पैसे के, एक रत्ती जो कहते हैं ना, एक अंश नहीं है। क्यों नहीं है? ये तपस्वी थे, ये संत थे, ये ऋषि थे, सचमुच के ऋषि थे। जो हम लोग वेद उपनिषद पढ़ते हैं, ये सब ऋषियों की बातें हैं। तो नाना जी देशमुख या दीनदयाल उपाध्याय जैसे लोग भी ऋषि थे, इसीलिए इनके जीवन पर एक भी दाग नहीं है। सोचिए ना, तमाम सारी बातें चलती है कि उनकी हत्या, उनकी हत्या। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भी हत्या हुई थी, उसको लोग औजार नहीं बनाते, जैसे तमाम और लोगों के लिए औजार बना के इस्तेमाल खड़ा करते हैं। दुख होता है लोगों को, दीनदयाल उपाध्याय की हत्या हुई, और आज तक किसने हत्या की आज तक नहीं पता चल पाया। क्यों नहीं पता चल पाया? ये खेद का विषय है, ये अफसोस का विषय है। इस पर हम लोग को शर्म आनी चाहिए कि कैसे उनकी हत्या हुई, आज तक क्यों नहीं पता चल पाया, क्यों नहीं कोई कार्रवाई हुई ठीक से। अरे तब तमाम पुरानी चीज़ें आप फिर से ठीक कर सकते हैं, उसको नहीं ठीक कर सकते, क्यों नहीं ठीक कर पाए? ये सवाल हमसे भी बनता है, आपसे भी बनता है। और मैं फिर दोहराना चाह रहा हूँ कि नाना जी देशमुख जैसा होना, बहुत सारे भारत रत्न हमारे देश में हैं जिनको उपाधियाँ दी गई भारत रत्न की। ये सचमुच के भारत रत्न कुछ गिनती के हैं, नाना जी देशमुख उनमें से एक है, प्रमुख है। नाना जी देशमुख के आदर्शों को, उनके जीवन को हम जितना याद करें, जितना उनको अमल में ला सकें। कोई व्यक्ति, 2-4-10 व्यक्ति निकले ना, कोई एक नया चित्रकूट खोजे ना, जैसे एक नया चित्रकूट राम के चित्रकूट से। अच्छा, चित्रकूट शहर में भी नहीं गए नाना जी देशमुख, ये जान लिया। चित्रकूट के, वो तो मंदाकिनी नदी के किनारे बैठ गए, मंदाकिनी नदी के किनारे एक नया चित्रकूट बसाया उन्होंने। और चित्रकूट नहीं बसाया, मतलब समझिए कि एक, जैसे कहते हैं ना कि सूर्य जो है पृथ्वी से प्यार करता है, सूर्य जो है पृथ्वी से प्यार करता है, उसी प्यार में अपनी किरणें पृथ्वी पर भेजता है ताकि पृथ्वी पर उजाला बना रहे। नाना जी देशमुख ने चित्रकूट में यही काम किया, मंदाकिनी के तट पर बैठ कर चित्रकूट से उन्होंने प्यार किया और चित्रकूट को एक नया चित्रकूट बना दिया। वहाँ के आदिवासियों को जीवन को एक नया रंग दे दिया, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी हथियार के, बिना किसी क्रांति के। एक सामाजिक बदलाव किया उन्होंने नारेबाजी नहीं की, कुछ और नहीं किया, कोई शोषेबाजी नहीं की। आदिवासियों को, जीवन को आहिस्ता से बदल दिया, ऐसे बदल दिया उनकी जो रात का अंधियारा था वो छठ के सवेरे में बदल गया। ये आसान नहीं होता है, और किसी के जीवन को बदलना, एक पूरे समाज के जीवन को बदल देना, कि नाना जी देशमुख ही कर सकते थे, और निस्वार्थ भाव से। तो कहता रहा हूँ कि वो उन दिनों तो ठीक से मैं जब मिला था तो उनका कान भी थोड़ा कम काम करता था, तेज तेज उनसे बात करनी पड़ती थी। वो खुद धीरे बोलते थे, लेकिन कई बार ऐसे कान लगाते थे, हाँ तो फिर बताओ, तो कहते हाँ। तो जो मतलब उस उम्र में भी, उस मतलब अब उस वक्त उम्र हो गई थी उनकी, और हम सबके साथ ये देह भी क्या है, एक मशीन है,
वो काम करते करते, लेकिन कहता हूँ उठना बैठना उनका थोड़ा सा मुश्किल था ज़मीन पे, और वो ज़मीन पे बैठ के खाना खाते थे। हम तो लंच उनके साथ जब तक वहाँ रहे लंच उन्हीं के साथ करते रहे। और वो पत्तल अपना हमने कोशिश की उनके बगल में हमें बैठाते थे, मैंने कई बार कोशिश की उनका पत्तल मैं ही ले लूँ उठा लूँ, वो कहते ना 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 रुक गई, और अपना पत्तल खुद उठाते थे। और जिसको जहाँ वहाँ उसको विस्तारित करना होता तो वहाँ ले आके रखते थे, खुद आके हाथ धोते थे, खुद अपनी गिलास धोते थे। उनके साथ तमाम सारे उनके सहयोगी थे, वो भी कर सकते थे, लेकिन वो किसी को करने ही नहीं देते थे। और अपना काम वो कहते थे अपना काम मैं खुद करना चाहता हूँ, करता रहता हूँ। इतना आसान, यहाँ तो देखिए ना, ज़रा ज़रा सी बात पर मुझे याद आता है कि लालू यादव शुरू में साइकिल से चलने लगे थे मुख्यमंत्री जब बने थे, तो वो वेटरनरी हॉस्पिटल उनके भाई चपरासी थे, उनके ही क्वार्टर में रहते थे। बाद में वो बुलेट प्रूफ गाड़ी से चलने लगे, हेलीकॉप्टर से चलने लगे, जहाज़ से चलने। एक बार मद्रास गए, उनको घोंघा नहीं मिला वहाँ अपने मनपसंद खाने के लिए, तो पटना भेजा जहाज़, और फिर वहाँ से घोंघा आया तो खाया। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो ज़रा सी बात होते ही आप गरीबों के नेता बनते हैं और गरीबों वाली बात नहीं रखते हैं। नानाजी देशमुख के पास तो अपार वहाँ चित्रकूट में मतलब एक तरह से सुविधाएँ थी, सब कुछ था, लेकिन उनका वो उपयोग अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं करते। व्यक्तिगत जीवन का उसी सादगी, जैसे वो मंदिर में रह रहे हो, जैसे सन्यासी कोई रह रहा हो, वो सचमुच सन्यासी ऋषि ही थे। और जो आपने विषय रखा वो ऋषि करके वो अच्छा लगा मुझे, इसीलिए मैं बोलने भी आया। और काश कि हम भी नानाजी देशमुख का नाखून भी छू पाते। किसी भी काम में हो आप, सामाजिक जीवन में हो, लेखन के जीवन में हो, राजनीतिक जीवन, किसी काम में हो, ऋषि होना, ऋषि को गाली देना तो आसान है, बहुत आसान है, लेकिन ऋषि होना, ऋषि की तरह जीना बहुत कम लोग होते हैं। नानाजी देशमुख, बहुत कम लोग होते हैं चाणक्य। अब देखिए चाणक्य के बारे में तो हम लोग इतना सुनते, राजा बनाता था, बिगाड़ता था, क्या क्या करता था, क्या एक नंदवंश का उधार किया, वो भी व्यक्तिगत अहंकार नंदवंश का किया, और चित्रगुप्त बनाया, और फिर खुद के अंदर चाणक्य ने भी एक आदर्श स्थापित किया। लेकिन चाणक्य को बहुत बार भारतीय वाङ्मय में पॉजिटिव ढंग से नहीं देखा जाता। चाणक्य के पास विषकन्याएँ भी हैं और बहुत सारे कुटिल चालें भी हैं, लेकिन नानाजी देशमुख के पास बहुत सारी कहानियाँ हैं, कोई विषकन्या उनके पास नहीं है, कोई कुटिलता उनके पास नहीं है। जो भी कुछ है सब कुछ खुला खुला है। एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का व्यक्ति एक कम्युनिस्ट के पास जाए और कहे कि आप लिखिए हमारे अखबार के लिए और हम आपको जस का तस छापेंगे, चाहे जो लिखिए आप, जिस विषय पर लिखिए, ये आसान होता है क्या? और यशपाल का भी बड़प्पन देखिए, आज तक के तमाम करने संगी करके सब ऐसा जहर फैलाते हैं कि उसका कोई हिसाब नहीं है। नहीं, यशपाल की भी उदारता देखिए, को लिखते हैं संघ के अखबार में, लिखते हैं और निरंतर लिखते हैं, बहुत बार लिखा उन्होंने, एक दो बार नहीं लिखा, और जस का तस छपा। ये सौहार्द और ये सामंजस्य होना चाहिए, तभी भारत देश ही नहीं, मनुष्यता है, पूरी विश्व समुदाय इसी तरह हिल मिलकर एक दूसरे। भाई देखिए, घर में बाप बेटे में असहमतियाँ होती हैं, पति पत्नी में असहमतियाँ होती हैं, बहुत सारे लोगों में सामाजिक और पारिवारिक असहमतियाँ होती हैं। आप कुछ और सोच रहे होते हैं, कोई कुछ और सोच रहा होता है, बावजूद उसके सामंजस्य से बिठा के खुशी खुशी रहना। और फिर वही बात कि सूर्य का पृथ्वी से प्रेम करना, ये हम सभी अगर सीख लें, और सूर्य तो निस्वार्थ पृथ्वी से प्रेम करता है, अपनी किरणें देकर, अपनी रोशनी दिखेकर। अब उसको वैज्ञानिक दृष्टि से भी आप कुछ कह सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि सूर्य का ये पृथ्वी से प्रेम है। सूर्य का, अच्छा चंद्रमा की जो आप चांदनी देखते हैं ना रात में, वो भी सूर्य की किरणों का ही प्रताप है। चंद्रमा पर जब सूर्य की किरणें पड़ती तो आपको चांदनी दिखाई देती है। इसे भी हम सूर्य का पृथ्वी से प्रेम मानते हैं। पृथ्वी पर कभी अंधियारा नहीं रहने देता सूर्य, और पृथ्वी से कुछ मांगता नहीं है। सूर्य ने कभी कुछ पृथ्वी से नहीं मांगा। सूर्य ने ही समुद्र की जल को वाष्पीकृत करके बादल बनाया है, और बारिश भी देता है, मौसम भी देता है। सूर्य आपको रोशनी भी देता है, बारिश भी देता है, जाड़ा गर्मी बरसात देता है, और निस्वार्थ, ये पृथ्वी से उसका प्रेम है। हमको भी अपने समाज से यही प्रेम करना सीखना चाहिए, जो नानाजी देशमुख ने गोंडा के प्रभावती ग्राम में सिखाया, जो चित्रकूट में सिखाया, और जो भारतीय वाङ्मय हमें सिखाता है। नानाजी देशमुख उसी के जो अनुयायी थे, इसीलिए वो ऋषि थे, इसीलिए हम उनको प्रणाम करते हैं। वो सचमुच के भारत रत्न हैं, उनको बारंबार प्रणाम। नमस्कार दोस्तों।